लंबी बहस के बाद लोकसभा से महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पास हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में सिर्फ 2 वोट ही पड़े हैं। और इस संविधान संशोधन विधेयक में कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों ने भी सरकार का साथ दिया। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिल का विरोध किया। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि ओवैसी के बिना ये बिल अधूरा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को चलाने वाले 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं और ये ओबीसी समुदाय का अपमान है। There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. महिला आरक्षण बिल लोकसभा से भारी बहुमत से पास हो गया, लेकिन चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने ऐसी मांग रख दी जिसने सत्ता की पेशानी पर बल ला दिया। एक ऐसी मांग जिसे सरकार मान तो नहीं सकी, ना भी नहीं कह सकी। ओबीसी के बिना महिला आरक्षण को बेमानी बताते हुए राहुल गांधी ने देश की हुकूमत को चलाने वाले बड़े नौकरशाहों के नंबर गिना दिए। इस सवाल के साथ कि इसमें पिछड़े कितने हैं, इस इल्जाम के साथ कि ये पिछड़ी जातियों का अपमान है कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। सबसे पहले ये जो महिला का बिल है, इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी। जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। ये जो बिल लेकर हम आए हैं, कई सारी साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए। महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूं, महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज्यादा। मगर समाज व्यवस्था ऐसी बनी है जिसके अंदर इस आरक्षण से अब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। ये सम्मान करने के लिए एक आरक्षण है। मान्यवर, इस देश में जो भी रहता है, जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी है, वो कोई भी महिला को कमजोर बनाने की गलती नहीं कर सकता। 90 सचिवों में सिर्फ 3 ही पिछड़ा वर्ग से क्यों है? राहुल के सवाल को अमित शाह ने भले ना छुआ, लेकिन शाह के बाद जब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बारी आई तो उन्होंने अंबेडकर के जिक्र के जरिए उस पन्ने को पलट दिया। विपक्ष के हंगामे पर अमित शाह को भी हस्तक्षेप करना पड़ गया कि बाबा साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमें वोटिंग राइट दिया, जिससे हम सशक्त हुए। बात एकदम ठीक है। जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो कुछ ऐसे कह रहे थे, कुछ पढ़े लिखों को वोट दो, कुछ कह रहे थे कि एक बड़े साहूकार को वोट दे दो, कुछ गिन लो, ऐसी स्थिति आ रही थी। उस समय बाबा साहब खड़े हुए, BR अम्बेडकर,
उन्होंने कहा हम एशिया और अफ्रीका के देशों को नेतृत्व देने जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा निर्णय करें। अडल्ट फ्रेंचाइज का निर्णय अगर किसी ने किया तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया, और उनके जिद के कारण हुआ। उनको भी आपने हराया। जब इतना बड़ा काम किया, संविधान का निर्माण कर दिया, संविधान की रचना करी, संविधान के शिल्पकार थे, उनको भी आपने हराना के काम किया। फिर यहाँ पॉलिटिकल स्कोर आप खड़ा करने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात कही गई। हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं और प्रतिष्ठा। हाँ, क्यों बिजलाबाद करते सदन के अंदर? सदन का गुमराह करना चाहते हैं आप? एक सेकंड, ये फैक्चुअली करेक्ट है। जैसे राहुल गांधी को बीजेपी ने हराया, ये फैक्चुअली करेक्ट है। बाबा साहब के सामने जीत कराने वाले प्रत्याशी कांग्रेस के ही थे। आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। अपने संक्षिप्त संबोधन में राहुल गांधी की जुबान पर जाति जनगणना का जिक्र आया तो साथ ही अदानी का भी। इल्जाम ये कि सेंसस और परिसीमन का इंतजार ध्यान भटकाने का बहाना है। Likes to distract from, of course, is Mr. Adani. And there is another thing that the government likes to distract everybody from. And that thing is called the caste census. For some reason, and I don't quite understand what this reason is, the moment the opposition raises the issue of caste census, the BJP tries to create a new distraction. जिस दिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश के 70 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने जनधन योजना चालू करी, बैंक अकाउंट खोलने का अभियान चालू किया। 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए और 52 करोड़ बैंक अकाउंट में से 70% बैंक अकाउंट माताओं के नाम से खोले गए। माननीय अध्यक्ष जी, माताओं के नाम से आज महिला सशक्तिकरण हुआ। सारी योजनाओं का जो पैसा जा रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? अरे सुनने की आदत डालो भाई। आप वहां बैठकर मुझे टाइम दोगे? माननीय सदस्य प्लीज, मैं मेरी पार्टी के टाइम में बोल रहा हूं। आप कौन फैसला करने वाले होते हैं? माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई भी स्कीम का पैसा जाता है तो वो महिला के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने इस देश में 5 दशक से ज्यादा शासन किया। 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। गरीबी हटाओ के नारे दिए, मगर गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। और जब एक घर में एक शौचालय नहीं होता है तो मान्यवर, सबसे ज्यादा तकलीफ युवा बेटी, बहन और मां को होती है। मान्यवर, शौचालय न होने की पीड़ा तो वही जान सकते हैं जिनके घर में युवा बेटी हो और शौचालय न हो। 11 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी ने पहले 5 साल के अंदर ही 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनने से माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान हुआ, उनका सशक्तिकरण हुआ। राहुल गांधी से पहले केंद्रीय संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में अपनी बात रखी, इस दावे के साथ कि ये बिल सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पेश किया था, उनके जीवन साथी ने पेश किया था। लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ
मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि no seat shall be reserved for women in SC/STs in the third general election. No seat shall be reserved for women in the third general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी बिल में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को शामिल करने की मांग की, लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है। नारी शक्ति वंदन विधेयक समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह महिला विधेयक बिल। और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम OBC महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC, ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। कि ये भारत वो भारत है जहां पर आज लोगों के पास व्यवस्थाएं डिजिटली भी पहुंची हैं, और इसीलिए हमारे देश के नागरिक जिस प्रकार से विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, उस भ्रम में ना फंसे, इसलिए तथ्यों का रिकॉर्ड पर आना उचित है। जो आज इस सभागार में बिना पीठ की अनुमति के आते ही एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो महिला के साथ विधानसभा में क्या आचरण करने का इनका इतिहास है। ऐसे लोग आज महिला की मर्यादा पर टिप्पणी ना करें तो इस सदन की शोभा बढ़ेगी। कि राष्ट्र सरकार के इस फैसले को स्वीकार करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समर्थन देती है। राष्ट्र की महिलाओं के संवैधानिक सशक्तिकरण में अगर विपक्ष रोड़ा ना बने तो हम कृतज्ञ होंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसद ललन सिंह ने भी इस बिल को जुमला बताया, तो OBC को बिल में शामिल करने की मांग के साथ जल्द से जल्द जाति जनगणना कराने की मांग भी कर दी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे सीधे सीधे सवर्णों को बढ़ावा देने वाला बिल बता दिया। हम समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारा विश्वास है महिला सशक्तिकरण में।
लेकिन जो सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंशा है, वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है, उसका पैनिक रिएक्शन है। उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने ये बिल लाया, इनकी कोई मंशा नहीं है। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। This reservation bill is going to come in after the census takes place, after delimitation. So sir, 1885 के बाद for the first time in the history, जब से ये census का काम शुरू हुआ है, it's the first time the census had been delayed by 2 years. कोई expiry date नहीं दी है कि इस डेट तक हो जाएगा, हमको नहीं पता। उसके बाद डिलिमिटेशन में कितना टाइम लगेगा वो भी हमको नहीं पता, और उसके बाद रिजर्वेशन बिल आएगा। सो टुडे देयर इज नो फाइनल डेट एज टू व्हेन women will get their 33% of reservation in this house. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सदन के पटल पे रखा गया, जिसकी मांग दशकों से थी, और बहुजन समाज पार्टी ने कई बार, और मैंने स्वयं भी इस महिला आरक्षण विधेयक की मांग को कई बार सदन के पटल पे रखने का काम किया है। मैं और मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस बिल का पूरे दिल से समर्थन करते हैं। आज बाबा साहब और मान्यवर साहब कांचीराम साहब की ही देन है, जिसके कारण हम जैसे वंचित समाज की महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जाने का मौका मिला और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। यह बिल आने से देश की महिलाओं को नई ऊर्जा मिली है। लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में 33% आरक्षण के बजाय 50% आरक्षण दिया जाए, और इस आरक्षण को राज्यसभा और राज्य की विधान परिषदों में भी लागू किया जाए। महिला आरक्षण में SC ST के साथ OBC वर्गों के आरक्षण को भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि जब तक समाज में असमानता रहेगी तब तक आरक्षण को लागू करना अनिवार्य रहेगा। मेरे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा जागी कि 2008 में आप राज्यसभा के अंदर इस बिल को लेकर आए थे और 2010 में आपने इसको पारित कराया था। आज आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय OBC कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था, तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा, क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया ख्याल अभी आया है? हालांकि ये विषय महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगी, लेकिन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे कई साथियों ने बार बार कहा कि चुनाव है 2024 का, 2024 का चुनाव है। सर्वदलीय बैठक में मैं सुन रही थी, कई सारे हमारे साथी महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग कर रहे थे। तो अब मैं देखती हूँ एक अजीब स्थिति है कि अगर सरकार इस बिल को पेश नहीं करती तो आप कहते हैं कि आप तो महिला विरोधी, आप तो महिला की चिंता नहीं करते, आप महिला के प्रतिवादा पूरा नहीं करते, और जब सरकार बिल ले आई है तो आप कहते हैं कि अभी 2024 के आप चुनाव को